हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि अदिति क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे एसएससी सीरीज़ को, जहां पे हम डिस्कस करेंगे सेट 3। तो सेट 1 और सेट 2 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है उनको जाके ज़रूर देख लीजिए। देखिए, जो भी आपके अपकमिंग एसएससी एग्ज़ाम है, यहाँ पर मोस्टली अभी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है। तो ये जो वीडियोज़ होंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। यहाँ पर हम टॉप 50 जीके एमसीक्यूज़ कवर कर रहे हैं। स्टैटिक के सारे क्वेश्चंस जो है ना हम यहाँ पे आपके लिए कवर करने वाले हैं। तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपको हर सीरीज़ के जो यहाँ पे सेट हैं इसको देखना है, कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस 50 मिलेंगे, बट साथ में जो है एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जिससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है हर एक क्वेश्चन का। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो वीडियो के पूरे एंड तक बने रहिएगा। सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हड़प्पन सिटीज़ हैव बीन फाउंड इन द लार्जेस्ट नंबर। तो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पा कालीन शहर सबसे अधिक संख्या में पाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो हड़प्पा साइट्स हैं ना या फिर सिटीज़ जो है ना, ये पाए गए हैं गुजरात में। ठीक है, तो अराउंड 13 सिटीज़ जो हैं गुजरात से देखे गए हैं। यहाँ पे देखिए, इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस करें। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हड़प्पन साइट्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हैव बीन फाउंड इन गुजरात। तो ये हमने अभी डिस्कस किया। तो यहाँ पे कौन कौन से साइट्स हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए, सारे 3 स्टेज थे हड़प्पन कल्चर के, अर्ली, मैच्योर और लेट। तो इन सब में यहाँ पे देखा गया इंपॉर्टेंट साइट्स है दिसालपुर, रंगपुर, रोजड़ी, सुरकोतदा, लोथल। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए पिक्चर भी इंक्लूड की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक जो साइट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुरकोतदा, लोथल, कुंतासी, ढोलावीरा। तो ये सारे जो हैं यहाँ पे हड़प्पन साइट्स हैं गुजरात से। फ्रेंड्स, यहाँ पे मोस्ट प्रोमिनेंट साइट अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ से आता है ढोलावीरा और इसके अलावा लोथल। राइट, इनके बारे में डिटेल में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं हड़प्पा के जो मेजर साइट्स हैं उनके बारे में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट साइट जो है ना वो है हड़प्पा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दूंगी, और आगे हम जब वीडियो सीरीज़ को कवर करेंगे तो वहाँ पे हम और भी जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनको कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आपको जो सीरीज़ है फ्रेंड्स को कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ मिल जाएगा। तो देखिए, बात करें हड़प्पा की, तो इसको यहाँ पे फाउंड किया गया 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम सहनी जी के द्वारा जो है इसे खोजा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे मोहनजोदारो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है ना मोहनजोदारो से, यह आता है कि कौन से इनमें से हड़प्पन साइट को जो है माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो। फ्रेंड्स, इसकी खोज 1922 में की गई थी। किसके द्वारा? आर.डी. बनर्जी के द्वारा। ठीक है, आर.डी. बनर्जी ने जो है इसकी खोज की थी। और यहाँ पे क्या चीज़ देखा गया था, यहाँ पे जो रिमेन्स पाए गए थे वो पाए गए थे ग्रेट बाथ के। इसके अलावा यहाँ पे ग्रैनरी भी देखी गई थी। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की स्टैचू यहाँ पे देखी गई थी। ओके, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टैचू यहाँ पे देखने को मिली थी। तो ये जो है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिमेन्स जो है मोहनजोदारो से मिले थे। इसके अलावा हड़प्पा से बात करें तो हड़प्पा पे फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बुलक कार्ट देखने को मिली थी। राइट, और यहाँ पे भी कुछ रिमेन्स ऑफ ग्रैनरीज देखने को मिली थी। तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के। तो नेक्स्ट आता है चान्हू दारो। देखिए, चान्हू दारो की खोज जो है ना 1931 में की गई थी। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें कालीबंगन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट साइट। तो कालीबंगन की खोज हुई थी 1953 में। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे क्या देखने को मिला था, यहाँ पे ब्लैक बैंगल्स देखने को मिले थे। ठीक है, ब्लैक बैंगल्स जो है इसके रिमेन्स यहाँ पे देखने को मिले थे। साथ में यहाँ पे वुडन प्लो भी देखने को मिला था। तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिमेन्स कालीबंगन में देखने को मिले। नेक्स्ट आता है लोथल। अभी हमने डिस्कस किया था, लोथल गुजरात में है। फ्रेंड्स, इसकी खोज की गई थी 1953 में आर राव के द्वारा। ओके, और इसके अलावा यहाँ पे बात करें, यहाँ पे क्या देखा गया था, डॉकयार्ड देखने को मिला था, मैन मेड पोर्ट देखने को मिला था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पोर्ट देखा गया। तो इसे जो है लोथल को ना पोर्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। राइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे साइट हो गए। इसके अलावा एक और हमने डिस्कस किया यहाँ पे ढोलावीरा। तो ढोलावीरा की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, ढोलावीरा की खोज जो है ना किसके द्वारा की गई है, इसकी खोज की गई है 1985 में R.S. बिस्ट के द्वारा। ठीक है, एग्जाम में फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस ना पूछे जाते हैं। या तो आपसे ईयर पूछा जाएगा, इसके अलावा किसने डिस्कवरी की है ये पूछा जाएगा, या फिर ये किस स्टेट में है ये भी पूछा जा सकता है,
और इसके अलावा यहाँ पे क्या देखने को मिला था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारे पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं हड़प्पन सिटी से। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं धोलावीरा की। तो देखिए ये कहाँ पे है, ये गुजरात में पाया जाता है। 1985 में इसकी खोज की गई, किसके द्वारा, RS बिस्ट के द्वारा। और यहाँ पे क्या देखने को मिला फ्रेंड्स, यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखने को मिला था। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है ये देखने को मिला था धोलावीरा में। तो यहाँ पे हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 साइट्स को डिस्कस किया है। आगे जब ये सीरीज़ कंटिन्यू होगा वहाँ पे हम जो बाकी यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे फ्रेंड्स सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हैं। आगे बढ़ेंगे और आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो निम्नलिखित में से कौन से नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं थे। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, M.A. जिन्ना। बात करें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था क्या इसके बारे में, तो देखिए ये 1920 से लेकर 1922 के बीच में हुआ था और इसका जो यहाँ पे लीडर थे ये थे महात्मा गांधी जी। तो यहाँ पे इनके साथ जो इस मूवमेंट में जुड़े थे वो थे, देखिए, वेटरन्स लाइक बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट अपोज द आइडिया ऑफ आउटराइट। तो यहाँ पे इनके द्वारा जो है ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के आइडिया को अपोज किया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोहम्मद अली जिन्ना इनका भी नाम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, बट देखिए द कांग्रेस पार्टी अडॉप्टेड हिज प्लान एंड ही रिसीव्ड एक्सटेंसिव सपोर्ट फ्रॉम मुस्लिम लीडर्स। तो यहाँ पे किसके द्वारा यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सपोर्ट मिला था, तो अब्दुल कलाम आज़ाद, मुख्तर अहमद अंसारी, हकीम अजमल खान, अब्बास त्याबजी, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। तो ये सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, बट यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है ऊपर पे, इन लोगों ने इसे अपोज किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था इसका यहाँ पे मेन एम क्या था इसको लॉन्च करने का, तो इसका मेन एम लॉन्च करने का ये था कि इंडिया को सेल्फ गवर्नेंस दिया जाए, यानी कि ब्रिटिश कॉलोनियल से जो यहाँ पे इंडिपेंडेंस चाहते थे इंडियंस। तो इसके लिए जो है ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बट इसे जो है रोक दिया गया था आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट जो कि 1922 में हुआ था। राइट, हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको प्रीवियस सीरीज़ में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो देखा है तो ठीक है, अगर आपने अभी तक देखा नहीं है फ्रेंड्स तो उसको भी जाके ज़रूर देख लीजिए। हम हर एक सीरीज़ में जो है ना यहाँ पे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट हिंदू एम्पायर ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का अंतिम हिंदू साम्राज्य था। तो यहाँ पे लास्ट हिंदू एम्पायर ऑफ इंडिया जो था फ्रेंड्स ये था मराठा एम्पायर। इसके बारे में डिस्कस करें, देखिए द मराठा एम्पायर emerged in 1674 with the coronation of Chhatrapati Shivaji and ended in 1818 with the defeat of Peshwa Bajirao II in the hands of British East India Company। तो यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग यानी कि मराठा एम्पायर जो है ये एमर्ज कैसे हुआ था, 1674 में छत्रपति शिवाजी के साथ जो है इसका यहाँ पे ये एमर्ज हुआ था और इसका एंडिंग जो है ये 1818 में हुआ है विद द डिफीट ऑफ पेशवा बाजीराव इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पे लास्ट हिंदू अम्पायर अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ये था मराठा अम्पायर। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो काफ़ी रिपीट होता है एग्जाम में वो है यहाँ पे लास्ट मुगल एम्परर कौन थे। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आया है और लास्ट ईयर ये SSC के CGL एग्जाम में भी पूछा गया था। तो देखिए लास्ट अगर आपसे मुगल एम्परर पूछे जा रहे हैं तो ये थे बहादुर शाह II या फिर बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन हैदराबाद। तो हैदराबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पे 1857 में जब रिवोल्ट हुआ इसका यहाँ पे जो लीडरशिप है हैदराबाद से ये किया था सोनाजी पंत ने। राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे बुक्स के नाम हमने आपके लिए इंक्लूड किए हैं जो रिवोल्ट ऑफ 1857 से जुड़े हुए हैं। देखिए पहला बुक है यहाँ पे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको VD सावरकर के द्वारा लिखा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। नेक्स्ट बात करें रिबेलियन 1857 अ सिम्पोजियम, इसको पूरन चंद जोशी के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, तो इसको जॉर्ज ब्रूस मैलेसन के द्वारा लिखा गया है। ग्रेट म्यूटिनी को क्रिस्टोफर हिबर्ट के द्वारा लिखा गया। और रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ रेबल्स ऑफ 1857, इसको इकबाल हुसैन के द्वारा लिखा गया है। तो ये कुछ बुक्स हैं फ्रेंड्स जो एसोसिएटेड हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 से। तो यहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे रिवोल्ट ऑफ 1857 में जो है डिफरेंट प्लेस से जो है डिफरेंट लोग यहाँ पे लीडरशिप कर रहे थे, उनके बारे में बात करेंगे हम। तो देख सकते हैं आप दिल्ली से जो लीडर ऑफ रिवोल्ट थे ये थे बहादुर शाह जफर एंड बाकू सिंह। इसके अलावा कानपुर से थे
नाना साहिब। लखनऊ से थे फ्रेंड्स बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर। नेक्स्ट झांसी से लक्ष्मीबाई। आरा से थे यानी कि बिहार से कुंवर सिंह। इलाहाबाद से लियाकत अली। बरेली से खान बहादुर और उड़ीसा से सुरेंद्र शाही एंड उज्जवल शाही। ठीक है, तो ये लोग जो थे लीडर ऑफ रिवोल्ट थे डिफरेंट प्लेसेस से 1857 के रिवोल्ट में। फ्रेंड्स 1857 रिवोल्ट हुआ क्यों था, तो देखिए इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। इसका जो स्टार्टिंग है ना, ये सिपॉय म्यूटिनी से हुआ था, और एक और कॉज था जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। तो इस तरीके के काफ़ी सारे कॉजेज़ थे 1857 के रिवोल्ट के लिए। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 1857 के रिवोल्ट के टाइम पर गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के। तो फ्रेंड्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडियन म्यूटिनी या फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है, हु वॉज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया व्हेन पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन 1905। तो जब यहाँ पे 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ उस टाइम पे भारत के वाइस रॉय कौन थे। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे वाइस रॉय थे हमारे इंडिया के लॉर्ड कर्जन। देखिए बंगाल वॉज पार्टीशन ऑन अक्टूबर 16, 1905। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ है, 1905 अक्टूबर 16 को हुआ था वाइस रॉय लॉर्ड कर्जन के टेन्यूर में। The British cited the administrative reason for the partition of Bengal. The plan was to carve out modern-day Bangladesh and Assam as East Bengal and make Dhaka as the new capital. तो यहाँ पे बंगाल को विभाजित करने के लिए ब्रिटिश ने काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न दिए थे, और इनका मेन जो यहाँ पे मकसद था, जो प्लान था, ये था कि ये बांग्लादेश और असम को, इन दोनों को कंबाइन करके ईस्ट बंगाल के रूप में बनाना चाहते थे और इसका कैपिटल ढाका बनाना चाहते थे। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में इसका पार्टीशन किया था, बट लेटर ऑन जो है ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोक दिया गया था। तो यहाँ पे इसको 1911 में जो है रोक दिया गया था, और उस टाइम पे जो यहाँ पे वाइस रॉय थे ये थे लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टीशन ऑफ बंगाल पे लॉर्ड कर्जन वाइस रॉय थे, और जब ये फिर से रोक दिया गया, न्यूल किया गया, उस टाइम पे वाइस रॉय थे लॉर्ड हार्डिंग। आई होप फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन से हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। द डैश लेक इन गुजरात वॉज अ आर्टिफिशियल रिजर्वायर बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ मौर्याज। तो गुजरात में इनमें से कौन सा ऐसा झील है जो कि मौर्य शासन के दौरान बनाया गया था, और ये एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा सुदर्शन लेक, जो कि गुजरात में है, और ये एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर है जो कि मौर्य के टाइम पे बनवाया गया है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं, देखिए विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन गुजरात। तो गुजरात का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक जो है ये है कंकड़िया लेक। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया। यहाँ पे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक अगर आपसे इंडिया में पूछा जा रहा है तो ये है गोविंद बल्लभ सागर पंत सागर लेक, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम वेयर डिड मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्ट हिज कैपिटल। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी। तो इन्होंने जो है अपना यहाँ पे कैपिटल शिफ्ट किया था फ्रेंड्स दिल्ली से देवगिरी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में डिटेल में, इन 1327 तुगलक ऑर्डर टू मूव हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, ऑल्सो नोन एज देवगिरी, इन प्रेजेंट डे महाराष्ट्र इन द डेक्कन रीजन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने डिसाइड किया कि ये जो है अपना जो कैपिटल है इसको दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर देंगे। फ्रेंड्स इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये जो है मंगोल इन्वेशन से इसे प्रोटेक्ट करना चाहते थे अपने कैपिटल को। तो देखिए दिल्ली जो था काफ़ी ईजी था इन्वेड करने के लिए, मंगोल इन्वेजन के लिए, बट जो देवगिरी है ये सेंट्रल इंडिया में आता है, तो इसमें इन्वेड करना इतना ईजी नहीं था। ठीक है, इसलिए इन्होंने जो है अपना जो कैपिटल है दौलताबाद शिफ्ट किया था, बट इनका जो प्लान था ये अनसक्सेसफुल था आप कह सकते हैं। तो इसके बाद जो है फिर लेटर ऑन ये कैपिटल जो है फिर अगेन चेंज कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, रॉफ एंड हिक्कत आर द डांस फॉर्म्स ऑफ। तो रॉफ और हिक्कत ये कहाँ के डांस फॉर्म्स हैं, ये जम्मू कश्मीर के डांस फॉर्म्स हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रॉफ एंड हिक्कत आर द डांस फॉर्म्स ऑफ जम्मू कश्मीर। यहाँ के और भी कौन कौन से डांस फॉर्म है देख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है कुड़, डुमहल डांस, रॉफ, भांड, पत्थर। नेक्स्ट है बच्चा नागमा, हफीज़ा डांस, भांड जशन, बाचा नागमा और वोए की नाचुन। तो ये सारे जो हैं डिफरेंट डांस फॉर्म्स हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर से हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अदर यहाँ पे स्टेट्स की बात कर लेते हैं कुछ और थोड़े। तो देखिए महाराष्ट्र से हम डिस्कस कर लेते हैं, जो मोस्टली एग्जाम में रिपीट होते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो महाराष्ट्र से बात करेंगे, देखिए लावनी, गाफा, ठीक है, तमाशा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसके अलावा एक और आता है मौनी। ठीक है, तो ये सारे डांस फॉर्म्स महाराष्ट्र से हैं। आगे बात कर लेते हैं असम से। असम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिहू, इसके अलावा खेल गोपाल,
ये सारे एग्ज़ाम में आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इसके अलावा हम उत्तर प्रदेश की, ठीक है। उत्तर प्रदेश से आता है नौटंकी, नौटंकी के अलावा कजरी, रासलीला, छापेली, तो ये डांस फॉर्म्स हैं उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट बात करेंगे राजस्थान। तो राजस्थान का देखिए यहाँ पे आ जाता है सुईसिनी, वेरी इंपॉर्टेंट। सुईसिनी के अलावा यहाँ पे आते हैं ख्याल, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल से फ्रेंड्स आता है बाउल, इसके अलावा कीर्तन, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक और स्टेट जो कि है बिहार। आगे हम और जो जितने भी स्टेट्स बच रहे हैं ना उनको डिस्कस करते रहेंगे, तो आपको जो सीरीज़ है बस कंटिन्यूसली देखना है, ठीक है। यहाँ पे हम बिहार की बात कर ले, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस आता है जाता जतिन, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है, कर्मा, बाखो, ओके। तो ये फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हो गए डिफरेंट स्टेट्स के। आगे हम और भी डिफरेंट डिस्कस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग नेवर बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, गुलजारी लाल नंदा। फ्रेंड्स गुलजारी लाल नंदा कभी भी वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के नहीं बने थे। ये सेक्रेटरी थे इंडियन लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के। इसके अलावा ये चेयरमैन थे बोर्ड, बॉम्बे हाउसिंग बोर्ड के, ठीक है। तो इन दोनों के ये चेयरमैन एंड सेक्रेटरी रह चुके हैं, बट ये कभी भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं बने हैं। और फ्रेंड्स गुलजारी लाल नंदा को जो है ना भारत रत्न से भी नवाजा गया था 1997 में। और इसके साथ ये नेशनल प्लानिंग कमेटी जो थी इसके भी मेंबर थे, बट ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं बने। इसके अलावा जो आप बाकी 3 देख रहे हैं ये कभी ना कभी वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए स्टार्टिंग से लेके अभी तक के सारे वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले थे सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 1952 से लेके 62 तक यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। नेक्स्ट जाकिर हुसैन, फिर आते हैं देखिए वीवी गिरी जो आप ऑप्शन में देख रहे हैं, जाकिर हुसैन भी ऑप्शन में देख लिया आपने। नेक्स्ट गोपाल स्वरूप पाठक, इसके बाद आते हैं बासप्पा दानप्पा जत्ती। नेक्स्ट है मोहम्मद हिदायतुल्ला, रामस्वामी वेंकटरामन। नेक्स्ट है शंकर दयाल शर्मा, इसके अलावा हैं कोचेरिल राम नारायणन, कृष्णकांत। नेक्स्ट है भैरव सिंह शेखावत, इसके बाद आते हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। फिर है फ्रेंड्स यहाँ पे मुवप्परपु वेंकैया नायडू, और इसके बाद हैं अभी फ़िलहाल जगदीप धनखड़ जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे इंडिया के, ओके। तो ये फ्रेंड्स स्टार्टिंग से लेके अभी तक के सारे वाइस प्रेसिडेंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स। तो आप नाम देख सकते हैं बुक का जिसका नाम है डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स। तो आपको बताना है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा, ठीक है। रामचंद्र गुहा के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात कर लेते हैं, हिस्टोरिकल बुक्स जिसकी बात करेंगे। तो देखिए इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इस बुक को किसने लिखा है। इस बुक को लिखा गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट विंग्स ऑफ फायर, ये बुक किसने लिखी है। इसको लिखा है APJ अब्दुल कलाम जी ने। इसके अलावा एक और है जो कि है ब्रोकन विंग्स, ठीक है। ब्रोकन विंग्स ये किसने लिखा है। इसको लिखा गया है सरोजनी नायडू के द्वारा। तो यहाँ पे आप ये तीनों याद रखें, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। बोलाक आर्ट इज़ अ डैश फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो बोला आर्ट जो है ये कर्नाटक का क्या है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये एक डांस फॉर्म है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके अलावा और भी फोक डांस की बात करें हम तो देखिए एक आता है कालबेलिया डांस। कहाँ का डांस है ये है राजस्थान से, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे बिहू, ये कहाँ का डांस फॉर्म है, असम का है। इसके अलावा फ्रेंड्स छाऊ डांस, देखिए छाऊ ना काफ़ी सारे स्टेट्स में देखा जाता है, तो इनमें से अगर जो भी ऑप्शन में हो आप आंसर कर सकते हैं, बट मेजर जो इसका एग्जैक्ट आंसर है ये झारखंड है। उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल इन तीनों स्टेट में छाऊ डांस को परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा मोदीएत्तू ये एक फोक डांस है जो कि हार्वेस्ट डांस है केरला का, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांस हो गए डिफरेंट स्टेट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस फॉर्म्स इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ गुजरात। तो इनमें से कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है जो कि गुजरात से नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, होजागिरी। तो होजागिरी जो है ये त्रिपुरा का एक डांस फॉर्म है, त्रिपुरा का फोक डांस होता है होजागिरी। इसके अलावा जो आप ऑप्शंस में देख रहे हैं डांडिया, भवाई, गरबा, ये तीनों ही फोक डांस फॉर्म्स हैं गुजरात से।
इसके अलावा फ्रेंड्स और भी बात कर लेते हैं थोड़े। तो देखिए भांगड़ा की बात करें तो ये पंजाब का डांस है। नेक्स्ट बात करें जवारा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन ना काफ़ी एग्जाम में आता है। जवारा ये मध्य प्रदेश का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फोक डांस है, राइट, काफ़ी फेमस फोक डांस है ये। घूमर कहाँ का है? घूमर राजस्थान से है। घूमर, कालबेलिया ये सारे राजस्थान के हैं। नेक्स्ट बात करेंगे चरबा। चरबा फ्रेंड्स ये फोक डांस है हिमाचल प्रदेश का। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांस अगेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो निम्नलिखित में से कौन सा हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य है? तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ जो हीमोग्लोबिन होता है फ्रेंड्स, ये होता है कैरी ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे देखिए हीमोग्लोबिन इज एसेंशियल फॉर ट्रांसफरिंग ऑक्सीजन इन योर ब्लड फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। तो लंग्स से जो है टिश्यू तक जो ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने का काम है ये हीमोग्लोबिन का होता है। तो जैसे ही आप इनहेल करते हैं, ठीक है, तो इनहेल करने के बाद जो ऑक्सीजन है लंग्स के थ्रू हमारे बॉडी में जाता है, तो वहाँ से जो है ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इस ऑक्सीजन को कैरी करके पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र करता है टू डिफरेंट टिश्यूज़। पिक्चर मैंने आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये दोनों इससे कंबाइन हो जाएंगे और इस तरीके से जो है ये एक रेड ब्लड सेल बन जाता है और ये फिर पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। देखिए ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, ये क्या होता है, ऑक्सीजन बॉन्ड्स टू हीमोग्लोबिन और इसके बाद ऑक्सीजन रिलीज्ड टू टिश्यू सेल्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द फिजिकल डेफिसिट इज हाई व्हाट हैपन्स टू प्राइसेस। तो पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले बात करते हैं कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अ फिजिकल डेफिसिट इज अ शॉर्ट कमिंग इन द इनकम ऑफ गवर्नमेंट एज कम्पेयर टू दियर स्पेंडिंग्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स गवर्नमेंट की जितनी भी अगर इनकम होती है, ठीक है, तो उससे ज़्यादा अगर वो स्पेंड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम एग्जांपल लिख ले रहे हैं 10, ठीक है, मान लीजिए 10 जो है ये इनकम है ऑफ द गवर्नमेंट, तो अगर यहाँ पे 12 स्पेंड किया जा रहा है ऑन डिफरेंट थिंग्स स्पेंडिंग्स, तो यहाँ पे जो 2 होगा, यहाँ पे 12 माइनस 10 यानी कि 2 जो होगा ये इसका फिजिकल डेफिसिट होगा, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है, तो आई होप आपको क्लियर है। जो शॉर्ट कमिंग होती है स्पेंडिंग्स में और इनकम में, इसे हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम ऑफ गवर्नमेंट एंड द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय 8, ठीक है। तो अगर देख लीजिए अगर 10 इनकम है और 12 खर्च हो रहा है, तो यहाँ पे जो 2 होगा ये इसका फिजिकल डेफिसिट होगा। द डिफरेंस इज फिल्ड बाय गवर्नमेंट बोरोइंग्स। तो इस डिफरेंस को गवर्नमेंट बोरोइंग्स के द्वारा फिल किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हेन द फिजिकल डेफिसिट इज हाई व्हाट हैपन्स टू द प्राइसेस। मान लीजिए ये जो फिजिकल डेफिसिट है अगर ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जो स्पेंडिंग है ये ज़्यादा हो जाती है, तो प्राइसेस का क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है प्राइसेस में, तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन है तब यहाँ पे प्राइस में कोई डिफरेंस आता है, फिजिकल डेफिसिट से जो है कोई भी डायरेक्ट इम्पैक्ट प्राइसेस में नहीं पड़ता है। आई होप आपको ये क्लियर है। तो देखिए आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे हम जो है ना आपके लिए हिस्ट्री, इसके अलावा ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साथ में बायोलॉजी, तो हर एक इंपॉर्टेंट जो भी पार्ट हो सकता है ना उन सबको कवर कर रहे हैं। तो इनमें अगर आपको और भी कोई अदर टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चंस चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उन क्वेश्चंस को भी इनमें ज़रूर इंक्लूड करेंगे। मैक्सिमम हमने सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करने के यहाँ पे कोशिश की हुई है। अगर आपकी कोई भी सजेशन है तो वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, द इंपॉर्टेंट बुक रिटन बाय कौटिल्य इज। तो कौटिल्य द्वारा लिखित महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है। तो इनमें से एक बुक जो लिखी गई है कौटिल्य के द्वारा फ्रेंड्स ये है अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। देखिए कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या फिर विष्णुगुप्ता के नाम से भी जाना जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य के रेन में, जो कि फाउंडर थे मौर्यन एम्पायर के। ही वॉज द स्टेट्समैन एंड फिलोसफर हु रोट अ क्लासिकल ट्रीटाइज ऑन पॉलिटी, अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे इन्होंने पॉलिटी के ऊपर एक काफ़ी क्लासिक बुक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, राइट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिका, इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है। इंडिका बुक को फ्रेंड्स लिखा गया है मेगास्थनीज के द्वारा। और नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं राजतरंगिनी, फ्रेंड्स इस बुक को लिखा गया है कल्हाना के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा एक और बुक मैं आपको बता दूँ, पंचतंत्र। पंचतंत्र किसने लिखी है फ्रेंड्स, इसको लिखा गया है पंडित विष्णु के द्वारा। नेक्स्ट एक बुक है जिसका नाम है लीलावती, ये बुक लिखा है भास्करा टू ने, राइट। एक और बुक है यहाँ पे देखिए रत्नावली, इस बुक को लिखा है हर्षवर्धन ने। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी हमने साथ में डिस्कस कर लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौटिल्य का जो अदर नेम है ये क्या क्या है, चाणक्य और विष्णुगुप्त, राइट। आपका अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, हु वाज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है
कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो फ्रेंड्स थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है इसको जो है फाउंड किया गया है मैडम ब्लेवेट्स्काई के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए द थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय मैडम ब्लेवेट्स्काई एंड एच.एस. ऑलकॉट। तो इन दोनों के द्वारा इसे यहाँ पे फाउंड किया गया है, बट जो अदर नेम है यहाँ पे एच.एस. ऑलकॉट ऑप्शन में नहीं है, तो आपको जो है ऑप्शन नंबर बी बस टिक करना है। अगर दोनों गिवन है तो बोथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे इसकी खोज की गई थी? यूनाइटेड स्टेट्स में इन्होंने इसका फॉर्मेशन किया था एंड देन फाउंडेड द हेडक्वार्टर्स ऑफ सोसाइटी इन इंडिया इन अदयार नियर मद्रास। फिर लेटर ऑन जो है इसका हेडक्वार्टर जो इसकी खोज है इंडिया में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर मद्रास में है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हु प्रोवाइडेड लीडरशिप टू मूवमेंट इन इंडिया। तो इंडिया में इसका मूवमेंट जब आया तो इसका लीडरशिप किसने किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, देखिए शी स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट विद तिलक इन 1916। इसके अलावा एनी बेसेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है फ्रेंड्स कि होम रूल मूवमेंट को तिलक के साथ किसने स्टार्ट किया था? तो इसका राइट आंसर एनी बेसेंट होगा। और ये होम रूल मूवमेंट कब हुआ था? ये 1916 में हुआ था। राइट, चलिए आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ होल्डिंग ऑफिस इन द लोकसभा। तो लोकसभा में पद संभालने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट लोकसभा के लिए होती है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 25 ईयर्स। ठीक है, 25 ईयर्स जो है मिनिमम एज लिमिट है लोकसभा के लिए। साथ में देखिए हम सारे मिनिमम एज रिक्वायरमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। प्रेसिडेंट बनने के लिए एज लिमिट कितनी ज़रूरत होती है? तो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 35 ईयर्स होती है। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए भी 35 ईयर्स की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए 25 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए। मेंबर ऑफ राज्यसभा बनने के लिए 30 ईयर्स और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 ईयर्स, अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बनने के लिए 35 ईयर। तो वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और गवर्नर ये तीनों बनने के लिए मिनिमम 35 ईयर्स की एज रिक्वायरमेंट नेसेसरी है। नेक्स्ट देखिए टू बिकम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के लिए एज रिक्वायरमेंट 25 होती है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनने की 30 होती है। और कंटेस्ट फॉर पंचायत इलेक्शन, तो यहाँ पे पंचायत इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए मिनिमम एज लिमिट रिक्वायरमेंट जो है ये 21 है। तो आई होप आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। और फ्रेंड्स जो क्वेश्चन आपने देखा कि यहाँ पे मिनिमम एज रिक्वायरमेंट लोकसभा में बैठने के लिए जो चाहिए वो 25 ईयर्स है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 84B में जो है इसका मेंशन किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ब्लड ग्रुप इज़ कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी कि किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ओ। राइट, तो देखिए जो ग्रुप ओ नेगेटिव होता है ना, ये कर सकते हैं अपना डोनेट ब्लड, रेड ब्लड सेल टू एनीबॉडी। ठीक है, ये यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। और वहीं पे यूनिवर्सल एक्सेप्टर या फिर रेसिपिएंट किसको कहा जाता है, यानी कि किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, तो ये है ब्लड टाइप ए बी। ठीक है, ए बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप होता है ना, ये किसी से भी ब्लड को रिसीव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे आप जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हैं ना, या तो ये प्रीवियस आए हुए हैं या फिर आगे आ सकते हैं, काफ़ी चांसेस हैं। तो आपको जो है हम कंप्लीटली यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आगे आपके लिए लाते रहेंगे। देखिए आपका अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो होता है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे थर्मोमीटर जो होता है ये टेम्परेचर मापता है, बारोमीटर जो है ये प्रेशर को नापता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं हाइड्रोमीटर, जिसको हम लैक्टोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, लैक्टोमीटर भी कहते हैं। ये क्या मापता है? ये स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर डेंसिटी को मापता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये बायोलॉजी से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं और आपका यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द डेकेटल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इज। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 17.64। ओके, तो यहाँ पे देखिए बात करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू सेंसस 2011। तो यहाँ पे सेंसस 2011 जो था ये कौन सा सेंसस था? ये 15th सेंसस था हमारे इंडिया का, और इंडिपेंडेंस के बाद ये 7th सेंसस रहा है। स्लोगन क्या था सेंसस का? ये था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। सेंसस कमिश्नर कौन थे 2011 के? ये थे सी चंद्रमौली।
टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितनी थी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 121 करोड़ थी। इसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ये कितनी थी इंडिया की, ये थी 382। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो हैं 640 देखे गए थे। इसके अलावा यहाँ पे इंडिया का कौन मतलब वर्ल्ड पॉपुलेशन में इंडिया का जो पॉपुलेशन है कितना परसेंट था, ये 17.5% रहा है। नेक्स्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है अकॉर्डिंग टू सेंसस ये 17.64 देखी गई। टोटल लिटरेसी रेट देखी गई 17.04, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे स्टार मार्क कर रही हूँ, उनको आप अच्छे से याद रखिएगा। ओके, ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट देखिए मेल लिटरेसी रेट जो है ये 82.14 देखी गई है। फीमेल लिटरेसी रेट 65.46% देखी गई। मोस्ट लिटरेट स्टेट अगर आपसे पूछा जाए तो ये है केरला, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है हर एक एग्ज़ाम का। लीस्ट लिटरेट स्टेट की बात करें तो ये बिहार है, 63.82% इसकी लिटरेसी रेट देखी गई। मोस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी पूछा जाए तो लक्षद्वीप है, और लीस्ट लिटरेट है यहाँ पे दादर एंड नागर हवेली। और मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, ये उत्तर प्रदेश है। आगे बढ़ेंगे, लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट सिक्किम है। और इसके अलावा कौन से स्टेट में हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट देखी गई है, मेघालय में देखी गई। इसके अलावा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में देखा गया है। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश में देखा गया। और यहाँ पे मेल फीमेल जो सेक्स रेशो है ये 940 देखा गया। स्टेट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशो रहा है केरला। स्टेट विथ लोएस्ट सेक्स रेशो रहा है हरियाणा। यूनियन टेरिटरी विथ हाईएस्ट सेक्स रेशो रहा है पौंडीचेरी, और लोएस्ट सेक्स रेशो रखा है यूनियन टेरिटरी का लक्षद्वीप में। स्टेट विथ हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन देखा गया महाराष्ट्र में। लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन स्टेट में देखा गया है सिक्किम में। स्टेट विथ हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन, ठीक है, ये देखा गया उत्तर प्रदेश में। और लोएस्ट रूरल पॉपुलेशन किसी स्टेट में देखा गया है तो वो है सिक्किम। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा देखा गया, ये था थाने। और इसके अलावा अगला है विच यूनियन टेरिटरी हैज़ लोएस्ट पॉपुलेशन विद द पॉपुलेशन ऑफ 64,429। तो लोएस्ट पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी में देखा गया है लक्षद्वीप में। तो ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे सेंसस 2011 के। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट और यूनियन टेरिटरी विथ हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट इज़। तो यहाँ पे हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट जो है ये देखा गया मेघालय में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, विच साइंटिस्ट फर्स्ट कॉइन द टर्म इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम। तो इकोसिस्टम या फिर पारिस्थितिकी तंत्र शब्द पहली बार किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो फ्रेंड्स ये जो टर्म है ना ये दिया गया था आर्थर टांसले के द्वारा। देखिए सर आर्थर जॉर्ज टांसले कॉइन द टर्म इकोसिस्टम इन 1935। तो 1935 में जो है पहली बार इकोसिस्टम वर्ड को यूज़ किया गया था आर्थर जॉर्ज टांसले के द्वारा। फ्रेंड्स इकोसिस्टम क्या होता है, देखिए इकोसिस्टम जो होता है ना इसमें एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर दोनों होते हैं। अब ये बायोटिक क्या है और एबायोटिक क्या है। देखिए जो बायोटिक है यानी कि जो लिविंग थिंग्स हैं उन्हें हम बायोटिक कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, या फिर अदर कोई ऑर्गेनिज्म है तो ये बायोटिक फैक्टर होंगे। और एबायोटिक फैक्टर में जैसे आते हैं रॉक, या फिर जैसे मान लीजिए रिवर हो गया, माउंटेन हो गए, तो ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करके बनता है फ्रेंड्स इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में। यह है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की PDF हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो अगर आपको इनमें से कोई भी PDF परचेज़ करना है आप हमारे वेबसाइट के थ्रू जो है इन बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स रिसेंटली आपके लिए यहाँ पे जून का मंथली करंट अफेयर्स का PDF लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपको 550+ वन लाइनर एंड MCQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी टॉपिक वाइज। इसके अलावा अगर आपको कंपाइलेशन चाहिए लास्ट 5 मंथ्स का Jan to में, ये मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे Jan to दिसंबर का ईयरली PDF 2023 का ये भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी PDF परचेज़ करना है आप जस्ट हमारे वेबसाइट के थ्रू जाके इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए टॉपिक पे फ्रेंड्स वापस आते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट। तो यहाँ पे जो मून है अर्थ के अराउंड लगभग कितने दिनों में घूमता है, तो ये अराउंड जो है लगता है यहाँ पे 27 डेज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेक ऑफ इंडिया इज़ द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा लेक है हमारे इंडिया का जो कि टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बना है। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वुलार लेक। ठीक है, बात करें वुलार लेक की, ये कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और ये लार्जेस्ट जो फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है साउथ एशिया में, इन साउथ एशिया। तो आपको ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है।
साथ में इसकी जो लंबाई है वो बात करें तो ये 16 किलोमीटर की है। और फ्रेंड्स इसको 1990 में जो है वेटलैंड का दर्जा भी दिया जा चुका है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वुलार लेक से हो गए। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी, देखिए बारापनी लेक, जिसे हम उमियम लेक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, उमियम लेक भी इसका ही नाम है, ये मेघालय में है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं दल लेक, जम्मू कश्मीर में है। और लोकतक लेक जो है फ्रेंड्स, ये कहाँ पे है? लोकतक लेक फ्रेंड्स ये लोकेटेड है मणिपुर में, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट लेक्स की हमने बात की। चलिए अब इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है, मैं यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर देती हूँ, इंडियाज़ लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक। ओके, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स सांबर लेक, ठीक है। क्या? सांबर लेक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है ये? राजस्थान में है। नेक्स्ट अगर पूछा जा रहा है कि इंडिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक कौन सा है, ब्रैकिश सलाइन वाटर लेक, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स चिलिका लेक, ठीक है। और चिलिका लेक कहाँ पे है? चिलिका लेक फ्रेंड्स आता है उड़ीसा में। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? फ्रेश वाटर लेक पूरे वर्ल्ड का मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ये हो जाएगा लेक बैकाल, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको साथ में याद रख लेने हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है ये क्वेश्चन वुलार लेक के बारे में। फिर हमने ये डिस्कस किया डिफरेंट स्टेट्स के बारे में, कहाँ पे ये लेक्स लोकेटेड है, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फ़र। तो सल्फ़र का एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इमेज में, यहाँ पे सल्फ़र का एटॉमिक नंबर जो होता है ये होता है 16। तो यहाँ पे हर एक वीडियो में, हर एक सीरीज़ में जो है हम एटॉमिक नंबर या फिर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पीरियोडिक टेबल से वो भी डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। लास्ट ईयर एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया था कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है ना काफ़ी इजी होते हैं, बट जो है आपको कंप्लीट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे एटॉमिक नंबर्स को भी याद रखना है, कुछ तो एटलीस्ट आपको याद रखने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो हम आपको इस सीरीज़ में बताते चलेंगे। तो सल्फ़र का जो एटॉमिक नंबर है फ्रेंड्स ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट पीरियोडिक टेबल मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे आपको 1 से लेके जो 30 तक का है फ्रेंड्स, ये तो अच्छे से याद करना ही करना है, क्योंकि 1 से लेके 30 तक के जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप जो ये हैं इनको भी आपको याद रखना है। तो ये कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, और ये हैलोजेंस, और ये आ जाते हैं यहाँ पे नोबल गैसेस। तो इन सब के जो एटॉमिक नंबर्स हैं इसको भी आप यहाँ पे याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि इनमें से ही मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं ये देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अबाउट। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 जो है ये किसके बारे में बात करता है? तो आर्टिकल 51 में जो बताया गया है, ये बताया गया है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। 51 के अलावा एक और जो मोस्ट फ्रीक्वेंट पूछा जाता है वो है आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A जो है फ्रेंड्स ये बताता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। ओके, अब देखिए हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ डिस्कस किया, अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो ये आर्टिकल जो है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल जो 35 है, इसमें जो है बताया गया है सारे फंडामेंटल राइट्स, राइट। और इसके अलावा बात करें प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो कहाँ पे मेंशन है? ये आर्टिकल 52 से लेके 62 तक के बीच में है। प्राइम मिनिस्टर के जो आर्टिकल्स हैं फ्रेंड्स ये 75 और 78 में दिए गए हैं। आर्टिकल 76 जो है ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफ़ी रिपीट होता है। इलेक्शन कमीशन की बात कौन से आर्टिकल में की गई है? ये आर्टिकल 324 में की गई है। नेशनल इमरजेंसी की बात कौन से आर्टिकल में की गई है? 352 आर्टिकल जो है ये नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट रूल की बात जो है आर्टिकल 356 में की गई है। तो आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और एक है आर्टिकल 360, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप इसे स्टार मार्क करिएगा। 352, 356 एंड 360। तो 352 जो है फ्रेंड्स ये नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। आर्टिकल 356 जो है ये प्रेसिडेंट्स रूल की बात करता है, और आर्टिकल 360 फ्रेंड्स फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स
आगे बढ़ेंगे और आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। झावेरी सिस्टर्स आर फेमस फॉर विच फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस। तो इनमें से कौन से क्लासिकल डांस से झावेरी सिस्टर्स एसोसिएटेड हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मणिपुरी से और कौन कौन से लोग यहाँ पे एसोसिएटेड हैं। तो इनके अलावा यहाँ पे आ जाते हैं गुरु बिपिन सिंह, ठीक है, गुरु बिपिन सिंह। नेक्स्ट झावेरी सिस्टर्स आपने देख लिया, इसके अलावा अमला शंकर। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोहिनी अट्टम की। तो मोहिनी अट्टम से जो एसोसिएटेड हैं ये हो जाएंगे यहाँ पे सुनंदा नायर, सुनंदा नायर, कलामंडलम राधिका। तो मैं आपको सिर्फ अभी यहाँ पे 2 ही बता रही हूँ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुचिपुड़ी, ठीक है। तो फ्रेंड्स कुचिपुड़ी से वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए मल्लिका साराभाई, ये कुचिपुड़ी से एसोसिएटेड थी। इसके अलावा बात करें तो दीपा सशिंद्रन, ठीक है, दीपा शशिंद्रन, ये यहाँ पे कुचिपुड़ी से एसोसिएटेड हैं। उड़ीसी की बात कर ले तो उड़ीसी से आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे केलुचरण मोहपात्रा, वेरी इंपॉर्टेंट, केलुचरण मोहपात्रा। इसके अलावा और जो आएंगे यहाँ पे ये हैं माधवी मुग्दल। ओके, माधवी मुग्दल। एक और बात कर लेते हैं हम यहाँ पे भरतनाट्यम, क्योंकि भरतनाट्यम के जो डांसर्स हैं ना उनके बारे में एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो भरतनाट्यम से आती हैं फ्रेंड्स रुक्मणी देवी। तो आप इन सबको नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम, साथ में और है यहाँ पे आते हैं वैजयंती माला, ठीक है, वैजयंती माला। और भी हैं बट अभी हमने आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिए, आगे आगे और भी बाकी जो बच गए उनको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। धामेक स्तूपा इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया। इट इज़ सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट, मतलब डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। आपको बताना है कि धामेक स्तूपा जो कि एक बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है उत्तर प्रदेश के। तो ये पाया जाता है इनमें से वाराणसी में। तो यहाँ पे देखिए, धामेक स्तूपा इज़ अ मैसिव स्तूपा लोकेटेड एट सारानाथ 13 किलोमीटर अवे फ्रॉम वाराणसी इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इंडिया। तो यहाँ पे देखिए 13 किलोमीटर अवे फ्रॉम वाराणसी, यानी कि सारनाथ के पास ये लोकेटेड है धामेक स्तूपा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा और ये एक प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर है। अगला क्वेश्चन, अनफिनिश्ड इज़ अ मेमोयर ऑफ फेमस इंडियन एक्ट्रेस। आपको बताना है ये जो बुक है अनफिनिश्ड, इसको किसके द्वारा लिखा गया है। इसको लिखा गया है फ्रेंड्स प्रियंका चोपड़ा जोनस के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू एडिशन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री निटिंग इज़ फॉलोड बाय विच प्रोसीजर। तो फ्रेंड्स देखिए, जो कपड़ा उद्योग है यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है यहाँ पे एक प्रोसेस होता है एक फॉर्मेशन का, यानी कि किसी भी टेक्सटाइल को बनाने का, राइट। तो आपको बताना है यहाँ पे कि निटिंग के बाद कौन सा प्रोसेस आता है इनमें से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको इमेज के साथ पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ड्राई प्रोसेसिंग और एक वेट प्रोसेसिंग। तो ड्राई प्रोसेसिंग में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैन मेड फाइबर हो या फिर मैन मेड स्टेपल फाइबर हो या फिर कॉटन या वूल हो, तो इनके डिफरेंट यहाँ पे मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं मैन मेड स्टेपल फाइबर के। तो यहाँ पे पहले फाइबर प्रिपरेशन, फिर स्पिनिंग, फिर विंडिंग, वार्पिंग और फिर साइजिंग होती है। इसके बाद आता है वीविंग एंड निटिंग, जो हमने अभी क्वेश्चन में देखा, ठीक है, निटिंग ये यहाँ पे हो रहा है। तो इसके बाद कौन सा प्रोसेस होता है, इसके बाद होता है वेट प्रोसेस, जहाँ पे होता है देखिए साइजिंग, सिंजिंग, फिर इसके बाद आता है डी साइजिंग, स्काउरिंग, ब्लीचिंग, मर्सराइजिंग, डाइंग, प्रिंटिंग और फिनिशिंग, ठीक है। तो ये सारा स्टेप जो है ये यहाँ पे फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, आप देख सकते हैं डाइंग एंड फिनिशिंग है ना, यहाँ पे है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन लोकसभा द लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा में कितने सदस्य हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स राइट आंसर जो है इसका ये हो जाएगा 543। ओके, यहाँ पे देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउज मैक्सिमम ऑफ 550 मेंबर्स इन द हाउस विथ 530 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द स्टेट एंड 20 रिप्रेजेंटिंग द यूनियन टेरिटरी। तो एक्चुअली जो मैक्सिमम सीट्स हैं ये 550 होती हैं, जिनमें से 530 जो हैं ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और 20 जो हैं ये यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं। बट अभी प्रेजेंट जो है फ्रेंड्स जो टोटल सीट्स फिल्ड हैं ये है 543। ओके, तो देखिए पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लोअर हाउस जिसे हम हाउस ऑफ पीपल कहते हैं और जो अपर हाउस है इसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट या फिर राज्यसभा कहते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स लोअर हाउस को लोकसभा भी कहते हैं, ठीक है। तो जस्ट ये जनरल इन्फॉर्मेशन था आपके लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वर्टिब्रे आर द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी सिस्टम इन ह्यूमन। तो आपको बताना है कि वर्टिब्रे जो होता है ये बॉडी के कौन से पार्ट को डिनोट करता है। राइट आंसर हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। तो देखिए एनी एनिमल हैविंग अ बैकबोन और स्पाइनल कॉर्ड इज़ नोन एज वर्टिब्रे। तो कोई भी ऐसा एनिमल जिसका यहाँ पे बैकबोन हो या फिर स्पाइनल कॉर्ड हो उसे हम वर्टिब्रे के नाम से जानते हैं। और जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास बैकबोन नहीं होता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपके लिए इंक्लूड किए हैं, देख सकते हैं आप एनिमल ग्रुप्स, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट में आते हैं मैमल, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और फिश। तो इन सब के जो है बैकबोन या फिर स्पाइनल कॉर्ड देखे जाते हैं। और वहीं बात करें इनवर्टिब्रेट्स तो इनके जो बैकबोन है यहाँ पे बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे कि मुलस्क, आर्थ्रोपोड, वॉर्म, निडेरियन, इकाइनोडर्म, स्पॉन्जेस। तो इनके स्पाइनल कॉर्ड नहीं होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच वॉज द फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी दैट रूल्ड इंडिया। तो भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था। तो पहला मुस्लिम डायनेस्टी जिसने रूल किया था हमारे इंडिया में वो था स्लेव डायनेस्टी। तो फ्रेंड्स स्लेव डायनेस्टी की जो खोज है ना ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका फॉर्मेशन किया था। देखिए अगर आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पहली मुस्लिम डायनेस्टी कौन सी थी, तब ये स्लेव डायनेस्टी थी। ठीक है, बट अगर आपसे पूछा जाए कि पहले मुस्लिम रूलर कौन थे इंडिया में जिन्होंने रूल किया था, तो फ्रेंड्स ये थे मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी ने पहले यहाँ पे रूल किया था इंडिया में। ये पहले मुस्लिम रूलर रहे थे इंडिया में इन्वेड करने वाले। तो इन्होंने देखिए बैटल ऑफ तरेन लड़ा था 1191 में और 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तरेन। तो पहले बैटल ऑफ तरेन में इनकी हार हो गई थी, बट जो सेकेंड बैटल ऑफ तरेन हुआ जो कि पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था उनमें इन्होंने जीत हासिल की। और इसके साथ जो है इन्होंने डिफरेंट जो प्रोविंसेस थे इंडिया के उसमें उन्होंने रूल किया था। किसने? मोहम्मद गोरी ने। बट जब इनकी डेथ हुई तो इसके बाद जो यहाँ पे रूल कर रहे थे ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी के बाद डिफरेंट डायनेस्टीज़ आई थी जो कि मुस्लिम डायनेस्टीज़ थी जो इंडिया में रूल कर रही थी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आई थी स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, और स्लेव डायनेस्टी के बाद आई थी फ्रेंड्स यहाँ पे, तो इससे पहले बता दूं मैं आपको कि स्लेव डायनेस्टी को जो है मामलुक डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो इसके बाद यानी कि स्लेव डायनेस्टी के बाद जो जिन्होंने रूल किया था सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आई, इसके बाद आई थी खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, तो ये सेकेंड नंबर पे थी। इसके बाद आई थी तुगलक डायनेस्टी और उसके बाद आई थी सैयद डायनेस्टी। तो इस तरीके से जो है इन्होंने यहाँ पे डिफरेंट रूल किया हुआ है। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड रेड सॉइल डेवलपिंग अ रेडिश कलर। तो लाल मिट्टी का जो लाल रंग है ये किस वजह से होता है, तो इसका रीज़न क्या होता है। इसका रीज़न होता है फ्रेंड्स इसमें प्रेजेंस ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन का प्रेजेंस होता है रेड सॉइल में, इसलिए इसका कलर जो है रेड होता है। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 111 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 111 में जो है बात किया गया है प्रेसिडेंट के वीटो पावर के बारे में। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, पीर पंजल रेंज इन द हिमालयाज इज़ अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हिमालय में पीर पंजल श्रेणी निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। ये हिस्सा है फ्रेंड्स इनमें से लेसर हिमालय का। तो आप देख सकते हैं ये ग्रेटर हिमालय रीजन है, ये काराकोरम रीजन है, और ये जो पीर पंजल रीजन है इसे लेसर हिमालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट, जमुना रिवर ऑफ बांग्लादेश इज़ डैश रिवर ऑफ इंडिया। तो बांग्लादेश में जो जमुना रिवर है इसे इंडिया में कौन सा रिवर कहा जाता है, इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर। इसके बारे में डिटेल में आगे हम डिस्कस करेंगे, एक और क्वेश्चन है वहाँ पर। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन, बिहू इज़ अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है फ्रेंड्स, असम का जो है फोक डांस है फ्रेंड्स बिहू। आपका अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द स्टेप्स बोन फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जो स्टेप्स बोन है ना ये हमारे बॉडी का सबसे छोटा बोन होता है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ये होता है स्टेपिस बोन। ठीक है, और ये पाया जाता है ह्यूमन ईयर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हैं आप यहाँ पे ईयर में 3 बोन्स होते हैं, स्टेप्स, इनकस और मैलस। ठीक है, तो इसमें से स्मॉलेस्ट बोन जो है ये होता है स्टेप्स। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन। तो इंडिया का जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है 26 जनवरी 1950 को। देखिए आफ्टर इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन टू बींग ऑन 26 जनवरी 1950। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो केम इन टू एग्जिस्टेंस एंड इट्स फर्स्ट सिटिंग वॉज हेल्ड ऑन 28 जनवरी 1950। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी 1947 में, और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ये 1950 26 जनवरी को रेडी हुआ था, और इसी दिन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो स्टैब्लिशमेंट है ये की गई थी। बट ये जो पहला सिटिंग हुआ था सुप्रीम कोर्ट का ये 28 जनवरी 1950 को हुआ था। तो अगर आपसे क्वेश्चन में फर्स्ट सिटिंग पूछा जाए तो आंसर 28 जनवरी होगा, बट स्टैब्लिशमेंट पूछा जाए तो आंसर 26 जनवरी होगा।
आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, इन विच अमंग द फॉलोइंग सेंसरी ऑर्गन्स ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। तो निम्नलिखित में से किस संवेदी अंग में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स स्थित हैं। तो यहाँ पे जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये पाए जाते हैं नोज़ में। पिक्चर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ऑल्फैक्टरी बल्ब, इसके अलावा ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ये सारे जो हैं नोज़ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स एंड कास्ट। तो इनमें से धर्म, जाति, लिंग और इसके आधार पर जो है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भेदभाव को रोकता है। तो ये रोकता है फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 15। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है। आर्टिकल 16 किसकी बात करता है, ये बात करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी की, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी किस में, एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, ये आर्टिकल 16 बताता है। आर्टिकल जो 17 है फ्रेंड्स, ये बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में, ठीक है। अनटचेबिलिटी इसका जो है राइट आंसर होगा। आर्टिकल 18 बात करें तो ये बात करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे आर्टिकल्स को याद रखें। इसके अलावा आर्टिकल 14 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप ध्यान रखिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ की जो बात है ये की गई है आर्टिकल 14 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ लोधी डायनेस्टी। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने लोधी वंश की नींव रखी थी। तो लोधी डायनेस्टी की फ्रेंड्स फाउंडेशन जो है ये रखी थी बहलोल लोधी ने। कब इसको इन्होंने फॉर्म किया था, 1451 में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनडीपी इज़ लोकेटेड इन विच सिटी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर है ये कौन से जगह पे है। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स न्यूयॉर्क। बात करें यूएनडीपी की, तो देखिए इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्टैब्लिश किया गया 22 नवंबर 1965 को। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है और इसके जो चेयरमैन हैं ये अभी फ़िलहाल हैं अकीम स्टेनर। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन, नेशनल साइंस डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये कब मनाया जाता है। तो हर साल यहाँ पे नेशनल साइंस डे ये मनाया जाता है फरवरी 28 को। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन February 28 टू ऑनर द डिस्कवरी ऑफ फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन्स बाय इंडियन साइंटिस्ट चंद्रशेखर वेंकट रामन इन 1928। तो यहाँ पे जो है सीवी रामन के द्वारा 1928 में स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, इसके ऑनर में, इसके डिस्कवरी के ऑनर में जो है नेशनल साइंस डे मनाया जाता है February 28 को। ओके तो फ्रेंड्स इसके अलावा जो है कुछ और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हम जो डेज़ हैं वो याद कर लेते हैं, बता देती हूँ मैं आपको। तो देखिए यहाँ पे हम मंथ वाइज डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे मंथ में वो मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, जैन की बात करें तो जैन से पहले आता है नेशनल यूथ डे, ठीक है। नेशनल यूथ डे ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। इसके अलावा आता है फिर 15 जनवरी को आता है आर्मी डे, ठीक है। नेशनल आर्मी डे, इंडियन आर्मी डे जो है ये 15 जैन को मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप ये दोनों याद रखें, आगे हम जो भी इंपॉर्टेंट आएंगे वो डिस्कस करते चलेंगे। फेब की बात करें तो 2 फेब को वेटलैंड डे मनाया जाता है, ओके। वेटलैंड डे ये होता है Feb 2 को। इसके अलावा बात करें 4 फेब को क्या होता है, ये होता है वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे Feb 4 को मनाया जाता है। इसके अलावा मार्च से बात करें तो मार्च से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आता है फ्रेंड्स ये है March 8, जो कि होता है यहाँ पे इंटरनेशनल वुमेंस डे। काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है ये मनाया जाता है March 8 को। इसके अलावा मार्च से मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा 22 मार्च, जिस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे, ओके। तो ये हो गए जैन, फेब और मार्च से। आगे बढ़ेंगे और अप्रैल की बात करें तो फ्रेंड्स अप्रैल में एक ही बता रही हूँ मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट, April 22 जो कि है अर्थ डे, ठीक है। अर्थ डे जो है April 22 को मनाया जाता है। इसके बाद जून में हम चलते हैं, मई में उतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जून की बात करें तो जून 5 को जो है मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। जुलाई 1 को मनाया जाता है डॉक्टर्स डे, ठीक है। डॉक्टर्स डे मनाया जाता है जुलाई 1 को। जुलाई 11 को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो जुलाई की ये हो गए। इसके अलावा बात करें अगस्त में, यहाँ पे फ्रेंड्स अगस्त में एक तो इंडिपेंडेंस डे, वो तो नॉर्मल है, एग्ज़ाम में वो नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट बात करेंगे सितंबर।
तो सितंबर की बात करें, सितंबर 5 को मनाया जाता है टीचर्स डे। तो यहाँ पे सितंबर हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अक्टूबर से। तो अक्टूबर में फ्रेंड्स मनाया जाता है एयर फोर्स डे, ठीक है। 8 अक्टूबर को जो है एयर फोर्स डे मनाया जाता है, ओके। नवंबर की बात करें तो नवंबर में नवंबर 14 को मनाया जाता है नेशनल चिल्ड्रंस डे। और दिसंबर में बात करेंगे फ्रेंड्स, दिसंबर 1 को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। इसके अलावा 4 दिसंबर को मनाया जाता है इंडियन नेवी डे। क्या? इंडियन नेवी डे, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं डेज़ हैं जो आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए हैं। आगे हम जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं वो हम आपको आगे बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द स्टेट फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क। तो इनमें से ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो देखिए, मध्य प्रदेश के जितने भी नेशनल पार्क हैं उनको बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉजिल नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क। अगला, दिहांग एंड लोहित आर रिवर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो दिहांग और लोहित ये कहाँ के यहाँ पे रिवर्स हैं आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल एंड असम, ओके। बात कर लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र रिवर जिसका ओरिजिनेशन जो है कहाँ पे होता है? चेमयानदुंग ग्लेशियर मानसरोवर के पास में इसका ओरिजिनेशन होता है। अरुणाचल प्रदेश में फ्रेंड्स इसे दिहांग कहा जाता है और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। थोड़ी देर पहले हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। और ये इंडिया, चाइना और बांग्लादेश में फ्लो होता है। और इसके अलावा ब्रह्मपुत्र की मेजर यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? ये है तीस्ता, लोहित और सुधांसरी, ओके। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन, द मेजर ऑफ फोर्स दैट कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड। तो उस बल का माप जिसके कारण कोई वस्तु किसी कक्ष के चारों ओर घूम सकती है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इस फोर्स को जो है हम कहते हैं टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोनोयोक्सी, अ स्वॉर्ड लाइक इंस्ट्रूमेंट यूज ड्यूरिंग सेरेमोनियल डांसेस परफॉर्म्ड बाय प्रीस्ट बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पोनोयोक्सी ये पुजारियों द्वारा किए जाने वाले औपचारिक नृत्य के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला तलवार है, तलवार जैसा वाद्य यंत्र है। ये किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये जो है ये एसोसिएटेड है अरुणाचल प्रदेश से। तो जो भी सेरेमोनियल डांस होता है उस टाइम पे इसे यूज़ किया जाता है किसके द्वारा? अरुणाचल प्रदेश के जो प्रीस्ट होते हैं उनके द्वारा डांस परफॉर्म करने के लिए। अरुणाचल प्रदेश के कुछ और यहाँ पे फोक डांसेस की बात करें तो देखिए, अजी लामू, चलो, हिरी कनिंग, पोपिर, पोनुंग, पासी कोंगी, रेखमपाड़ा, रोपी, इसके अलावा आप देख सकते हैं लॉयन और पिकॉक डांस। तो ये सारे जो हैं फोक डांसेस हो गए अरुणाचल प्रदेश के। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन द बैटल ऑफ स्वाली 1612 द ब्रिटिश फॉट अगेंस्ट द। तो बैटल ऑफ स्वाली जो कि 1612 में हुआ था, आपको बताना है ब्रिटिश ने किसके अगेंस्ट यहाँ पे फाइट की थी? तो यहाँ पे फाइट की थी इन्होंने पोर्टुगीज के साथ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। अब आपका टेस्ट क्वेश्चन आता है। पहला देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग वाज लास्ट हिंदू एम्पायर ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का अंतिम हिंदू साम्राज्य था? कमेंट करके बताएं। अगला टेस्ट क्वेश्चन, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर। तो किस रक्त समूह को यहाँ पे बताना है आपको कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, ठीक है, सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। कमेंट करके आप हमें आंसर बताएं। तो ये दोनों आपके टेस्ट क्वेश्चन हो गए। पेड PDF के वेबसाइट के बारे में ऑलरेडी बताया मैंने, यह है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की PDF हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रिसेंटली जून का करंट अफेयर्स आपके लिए लॉन्च किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे लास्ट 5 मंथ्स का और ईयरली PDF जो है ये ऑलरेडी यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी PDF परचेज़ करना है, आप हमारे वेबसाइट के थ्रू इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।